हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि मूल अधिकार नागरिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों से कैसे भिन्न हैं और भारत के संविधान में 7 मूल अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से विलोपित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वे 6 कौन से मूल अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को और विदेशियों को भी कुछ अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। तो इनमें सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो भाग 3 में ही आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो है वो सबके लिए नागरिक की नज़र में सभी समान है। हालांकि इसका मीनिंग ये नहीं है कि सभी नागरिक जो हैं उनके मध्य में किसी विशेष परिस्थिति को लेके कोई भेद नहीं किया जा सके, परंतु इसका मीनिंग ये है कि समान परिस्थितियों में समान तरह के लोग समान तरीके से ट्रीट होंगे। जैसे राष्ट्रपति महोदय हैं तो उनको इम्यूनिटीज़ दी गई है कि उनके नाम से होने वाले काम हैं, इसी तरीके से विशेषाधिकार दिए गए हैं सांसदों को इनको। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मीनिंग है समान परिस्थितियों वाले समान नागरिकों को समान तरीके से ट्रीट करना। ये कानून के समक्ष समानता है जो आर्टिकल 14 में गारंटीड की गई है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। इसमें 5 चीज़ें हैं: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर इसका मीनिंग ये भी है कि नागरिकों के विशेष समुदायों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए तर्कसंगत आधार पर भेदभाव वाली विधियां बनाई जा सकती हैं। अब तर्कसंगत आधार यानी वैज्ञानिक आधार, वस्तुतः धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जो है उनके आधार पर जो भेद है वो तार्किक नहीं है। आर्टिकल 16 जो है उसमें राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया है और आर्टिकल 18 में उपाधियों को निषिद्ध किया गया है। इस तरीके से आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार को गारंटीड किया गया है। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में जनता पार्टी सरकार द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया और अब आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को, नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शस्त्रास्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है, भारत राज्य में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है, आबाद निवास की स्वतंत्रता है और व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में इसी स्वतंत्रता के अधिकार में ही ये उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपराधी उस समय तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसका अर्थ ये है कि अपराध जब कारित हुआ हो तो उस समय की विधि में
अपराध के कारित होने का, अपराध उस जिस बारे में, जिस घटना का घटित होती है कोई घटना, तो वो उस विधि में अपराध के रूप में उपबंधित होनी चाहिए। यदि वो उस समय जब कोई घटना हो रही है अपराध के रूप में नहीं मानी जाती है, विधि द्वारा उद्घोषित नहीं की गई हो, तो बाद में विधि बनाकर और पहले से किए गए किसी कार्य को इस तरीके से अपराध के रूप में, कारित होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी विधि द्वारा किसी घटना, किसी कार्य करने को यदि आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है और उसके बाद कोई घटना घटित होती है, कोई व्यक्ति, नागरिक उस घटना को कारित करता है, तभी वो अपराधी कहलाएगा। आप पहले से हुई घटना को बाद में विधि बनाकर आपराधिक कृत्य घोषित नहीं कर सकते। ये अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है नागरिकों को। आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है और ये बहुत ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया गया है और लगभग 35 तरह के राइट्स को इसमें निहित माना है सुप्रीम कोर्ट ने आज तक। ये किसी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित नहीं करने के संबंध में उपबंध करता है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मीनिंग है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अब सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रूप में आर्टिकल 21 को नेचुरल राइट के रूप में और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के मद्देनजर एक्सपेंड कर दिया गया है। आर्टिकल 22 में निवारक निरोध के प्रावधान हैं। इसका मीनिंग ये है कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 आवर्स के दरमियान यात्रा के समय को छोड़ के और न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ विधियां हैं जो राज्य को ऐसा करने की सीमा जो 24 आवर्स है उस सीमा को बढ़ा देती है, उस बाध्यता को ख़त्म करती है, या उसके किसके समक्ष उसे प्रस्तुत करना है, इसको, इन चीज़ों को में बदलाव लाती है। और ये कठोर विधियां हैं जो निवारक नज़रबंदी अधिनियम है। 1969 में एक और लॉ आया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, जो 67 से जिसका प्रोविज़न किया गया था 69 से इम्प्लीमेंट हुआ, और इसी उपबंध को अब 2019 से पुनः इसमें थोड़े अमेंडमेंट करके मोदी गवर्नमेंट द्वारा फिर से इसको प्रवर्तनीय किया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। इसी तरीके से मीज़ा है जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका ज़्यादातर आप अखबारों में पढ़ते हैं, ये 81 से है। और टाडा, पोटा, ये भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इनको लेके प्रिवेंशन के एक्ट्स हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं, जिसमें मनुष्य के खरीदने, बेचने और उसके बेगार पर रोक है और ज़बरदस्ती उसको श्रम नहीं करवाया जा सकता। तो बंधुआ मजदूरी का निषेध करने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम, बच्चों से श्रम करवाना, वो निषिद्ध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या किसी जोखिम वाली जगह पे आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 में अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता 29 से 30 में है, और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकते हैं, धन पर
धार्मिक या निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट दी गई है और राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जा सकती है। पर 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी संस्थानों में इस तरह की शिक्षण सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इस तरीके से भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक और या भाग 3 में 12 से लेके 36 तक मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है। धन्यवाद।